जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने आज मैं आप लोगों के सामने हिस्ट्री की क्लास लेके आया हूँ। हिस्ट्री क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ा जाता है, हिस्ट्री का अर्थ क्या होता है, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे, ये हम आज आपके सामने चर्चा करेंगे। हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास हमारा 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इति धनहा सा। इति का अर्थ होता है ऐसा, और हा का अर्थ होता है घटित हुआ, और सा का अर्थ होता है था, मतलब ऐसा घटित हुआ था। इतिहास मतलब कि ऐसा घटित हुआ था। एक परफेक्ट एलिमेंट डिफिनेशन आपको परिभाषा बताने का प्रयास करता हूं कि बीते हुए समय में महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण जो होता है वो इतिहास होता है। अब यहाँ पर 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक महत्वपूर्ण और एक घटनाएं। महत्वपूर्ण क्या, क्योंकि बीता हुआ समय तो हर चीज है। बीते हुए समय में हम कल भी हम जीवन यापन किए थे, कल भी हमारे घर में स्पेशल था, खाना खाए किए, जीवन अपना यापन किए जैसा भी किए। लेकिन स्पेशल क्यों हो जाता है, जब हमारे घर में कोई एक सेलिब्रेशन, मतलब मान लीजिए किसी के बर्थ हो गया, तो वो हमारे लिए दिन तो वैसा ही था, लेकिन हमारे घर में एक स्पेशल हो गया, यानी महत्वपूर्ण घटना हो गई। या किसी की मैरिज हो गई तो हम नेक्स्ट ईयर उस मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए स्पेशल हो गया। तो ठीक उसी प्रकार मतलब महत्वपूर्ण घटना हो, घटनाएं तो बहुत होती है, बट अगर महत्वपूर्ण घटना हो तो यानी महत्वपूर्ण घटना। घटना कैसे थी, वो मैरिज थी, लेकिन ये हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में कैसे, यानी पुरातत्व प्रमाण पढ़ेंगे। यानी देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम घटनाओं को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, घटनाओं को पढ़ेंगे। कैसे घटना, महत्व पुरातात्विक प्रमाण मिलेंगे। पुरातात्विक प्रमाण क्या, सिक्के मिलेंगे, अभिलेख, इमारत और मूर्तियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर तात्कालिक वैज्ञानिक तकनीकी, मतलब उस समय हमारी वैज्ञानिक तकनीक कैसी थी। आप लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसे, मतलब एक शुष्क जगह पर, जहां पर बंजर जमीन थी, वहां पर पानी की व्यवस्था कैसे कर रखी थी। आप लोग इसके बारे में अध्ययन देखेंगे। हम साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर साम्राज्य को का समय पढ़ेंगे, कौन सा साम्राज्य कब शासन किया था। महाजनपद में 16 महाजनपद पढ़ेंगे। फिर उसमें पढ़ेंगे कौन सा, मतलब शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, ऐसे पढ़ेंगे। फिर उसमें आप पढ़ेंगे उनके युद्ध पढ़ेंगे, आपस में कुछ घरेलू युद्ध हुए, आपसी राजपाट के कारण कुछ बाहरी युद्ध हुए, तब क्यों हुए उसका रीजन पढ़ेंगे। अब ये तो हमारा हो गया क्या, इतिहास का अर्थ हुआ, इतिहास क्या क्या होता है, इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे, ये हो गया। अब आते हैं इतिहास क्यों पढ़ते हैं। तो इतिहास पढ़ते हैं अपनी सभ्यता और संस्कृति को जानने और समझने के लिए, जानने व समझने के लिए। यानी इतिहास में हमारी कैसी संस्कृति रहती थी, कैसी सभ्यता रहती थी, उसको समझने के लिए, और इतिहास से कुछ सीखने के लिए। इतिहास की जो गलतियां हुई है वो अब दोबारा गलतियां ना हो। इन गलतियां, ये थी हम गलतियां से भी सीखेंगे, इतिहास की गलतियां कि जो गलतियां हो चुकी है वो अब दोबारा ना हो। क्या क्या गलतियां हुई है, उस समय का समाज और विकास कैसा हुआ था, उस समय समाज कैसा था, तत्कालीन समाज कैसा रहा करता था, अच्छा था, बुरा था, एक समाज उन्नति थी, एक विशेष वर्ग के साथ कैसा बिहेव करते थे, ये सब के बारे में जानकारी हम लेंगे। उसके बाद उसका विकास कैसा होता था, उस समाज का विकास कैसे करते थे, मतलब उनका रहन सहन कैसा था। मतलब अब देखिए यहाँ पर 2 चीज की हमने बात की, यानी कि सभ्यता और संस्कृति। यानी सभ्यता क्या होती है, यानी तत्कालीन जो लोग थे वो कितने उन्नत थे, संगठित थे कि संगठित नहीं थे, नियम पूर्वक, कैसा नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। जो जीवन नियम पूर्वक व्यतीत करते थे वो उचित था कि अनुचित था, वो समझेंगे। उसके बाद उनकी संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृति मतलब कैसा सोचते थे, उनका रहन सहन कैसा था, खान पीन कैसा था, मतलब कैसा पर्व और किस देवता पर आस्था रखते थे, किस देवता पर मूर्ति पूजा करते थे कि नहीं करते थे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारी संस्कृति हो गई, सभ्यता संस्कृति हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि हम इतिहास की गलतियां क्या है। हम महान लोगों से प्रेरणा पालेंगे। हम इतिहास में पढ़ेंगे महान लोगों से प्रेरणा पालेंगे। आप देखेंगे जो महान नेता हुए, वैज्ञानिक हुए, औसत हुए, इससे हम बहुत सी हमको शिक्षा मिलती है। वर्तमान की हम बात करेंगे, और वर्तमान में जो नेता तो कुछ है, कुछ इतने गिरे हुए नेता है,
मत पूछिए। वो अपना उर्दू शिक्षा करने के लिए वो उस समय के महान नेताओं को ऐसे घसीटते हैं कि मत पूछिए। जैसे आप मान लीजिए हमारे बापू जी थे या मान लीजिए मतलब अपने उर्दू शुद्धि करने के लिए ना मतलब व्हाट्सएप या नहीं करके ना मजाक उड़ाते हैं मत पूछिए। और तत्कालीन वैज्ञानिक मानने लगे हैं बच्चे और योद्धा उनसे हमको सीख मिलती है। हमको हम देखते हैं देशभक्ति होती है। अब देखेंगे खुद का बोझ जैसे हुआ फांसी पर हंसते हुए चढ़ गए। अब देखेंगे समाज की जिम्मेदारियां अपनी तत्कालीन समाज की जिम्मेदारी कैसे अपनी लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाते। ये तो हमने पढ़ा कि मतलब हमको मतलब हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। अब उसमें आता है इतिहास की गलतियां क्या है। तो इतिहास की जो गलतियां है उसमें सबसे बड़ी है युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है। यानी युद्ध ही समस्याओं का समाधान नहीं है। हम इस युद्ध से जरूर की हानि होती है, युद्ध से विनाश होता है। तो हम क्या कर सकते हैं बातचीत की, यदि बातचीत से ना हुआ तो राजनीति से बात को समझाया जा सकता है। उसके बाद भेदभाव तत्कालीन राजनीति समय के इतिहास में भेदभाव होता था। तो आप भेदभाव नहीं होगा जाति प्रथा कब जैसे भेदभाव होती थी नस्ल भेद होती थी और रंग भेद ये तो आज भी देखा जाता है। ये सब आज भी देखा जाता है। स्त्री में असमानता देखी जाती थी जो एक बहुत बड़ा कारण था पता नहीं। तो जो समाज ऐसा समाज जाति नस्ल भेद और रंग भेद और स्त्री समानता का भेदभाव करेगा उसका विनाश निश्चित है। अच्छा राजाओं पर आ जाते हैं तो राजा अत्याचारी होते थे तानाशाही होती थी वो घमंडी होते थे और नाराज होते थे। ये अगर इतना है अत्याचारी है तानाशाही है घमंडी है लालची है तो उससे पता नहीं होता है। और कुछ होना कैसा चाहिए न्याय होना चाहिए और स्वतंत्रता हमको मिलनी चाहिए जनता को जैसे कि लोकतंत्र और स्थायी व्यवस्था है। न्याय स्वतंत्रता और लोकतंत्र ही स्थायी व्यवस्था है। अत्याचार और तानाशाही और घमंड है तो उससे पता नहीं होता है। कुरीतियां देखेंगे यहाँ से बहुत सारी कुरीतियां थी जैसे कि सती प्रथा मैंने अभी बोला स्त्री में असमानता नहीं है। सती प्रथा आप देखिए यहीं पर यदि किसी भी कारण बाल विवाह प्रथा चली थी ये बाल विवाह प्रथा चल रही है। अब मान लीजिए किसी की बाल विवाह शादी हुई और उसके ईश्वर ने मतलब छीन लिया पति को और वो विधवा हो गई तो विधवा हो गई तो वो अब वो सती हो वो क्या हो वो सती हो वो समाज को नहीं जी सकती है। समाज में उसके जीने का अधिकार समाज छीन लेता था। अब सोनी कितनी गंदी रीति थी कितनी कूड़ रीति थी बाल विवाह अशिक्षा और अंधविश्वास जैसे बहुत से ऐसी नीतियां थी जो अंधविश्वास से रहते। अंधविश्वास आप आज भी देखेंगे कि मतलब पुत्र को महत्व बहुत देते ना कि तो महत्व एकदम से कम देते हैं। तो ये इससे से ना हमारा मतलब पुत्र को पैदा करने के लिए नहीं पता क्या क्या करना है क्या करते हैं बहुत सारे ऐसे कारनामे करते हैं जो सोचनीय है ये अंधविश्वास है। और ये सब क्या करता है कि समाज को हमारे पीछे ले जाता है। हमें सदैव वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए शिक्षा शिक्षित होना चाहिए और समाज में सुधार लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। एकता यानी संगठन एकता में शक्ति होगी संगठन आप आजादी मिली आजादी में जब एक हो गए हैं तो हमको आजादी मिली। ये हम इतिहास में जानेंगे इतिहास में हमें क्या और क्यों पढ़ना चाहिए और क्या क्या पढ़ेंगे ये हमें ध्यान रखेंगे। अब हम जानेंगे इतिहास का क्रमबद्ध है। अब हम इतिहास का क्रमबद्ध पढ़ेंगे कब से लेकर के कब तक कौन सा इतिहास रहता था कब क्या पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राज्ञ ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे फिर प्रोटो हिस्टोरिकल यानी प्री हिस्टोरिक के बाद आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड करेंगे। फिर ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड को हम अध्ययन करेंगे। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम स्टोन यानी पाषाण काल भी इसको हम पाषाण काल भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 25 लाख BC यानी बिफोर क्राइस्ट से लेकर के
25,000 BC तक हम अध्ययन करेंगे। अब इसको हम पढ़ने के अध्ययन के इसको भी हम ये घटनाएं घटित हुई है, लेकिन हमको पढ़ने के अकॉर्डिंग हमको यानी एक टाइम पीरियड पता चल सके, इसलिए हमको डिवाइड कर रखे हैं, बांट रखे हैं। यानी कि सबसे पहले पूरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड है 25 लाख BC से लेकर के 12,000 BC तक। फिर हम मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे जो 12,000 BC से लेकर के 1,000 BC तक है। फिर नव पाषाण काल पढ़ेंगे जो 1,000 BC से लेकर के 3,000 BC तक। फिर तांबे की खोज होने के कारण नव पाषाण के बाद ताम्र पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड यानी 2500 BC, यानी जब ये समाप्त हुआ तब ये स्टार्ट हुआ 2500 BC से लेकर के 600 BC तक। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्यों इसका विनाश हुआ, क्या क्या हुआ, कहाँ खोजी, किसकी खोज हुई, क्या क्या साक्ष्य मिले, मोहनजोदड़ो से लेकर के कालीबंगा तक हर पढ़ेंगे। उसके बाद 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता का अध्ययन करेंगे। फिर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे, यानी वैदिक कल्चर भी चल रहा है। वो कहीं यदि BC ना लिखा हो तो आप जान लीजिए कि BC नहीं लगा है, AD यहीं पर आपको BC से लेकर के AD में कन्वर्ट होगा, यानी मध्य इतिहास में, प्राचीन इतिहास में, ऐतिहासिक काल में। ऋग्वैदिक काल में हम 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक, फिर 1000 से लेकर के 600 BC तक। हिस्टोरिक पीरियड में ऐतिहासिक काल को 600 BC तक आज तक पढ़ेंगे। कहीं पर यहाँ 1947 में प्राप्त होता है, जानकारी मिलती है, कहीं और उससे पहले भी बोल दिया जाता है, वो अलग अलग अकॉर्डिंग टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब प्राचीन इतिहास में इसको तीन भागों में, मतलब हिस्टोरिक एज को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। नंबर फर्स्ट होता है प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मध्यकालीन इतिहास यानी मिडिवल हिस्ट्री, और फिर आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री को हम 600 BC से लेकर के 711 AD तक अध्ययन करेंगे। फिर 711 से 1707 तक हमारा मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास होता है। फिर आधुनिक इतिहास यानी 1707 से लेकर के 1947 तक, जिसका वेटेज बहुत होता है। यदि पूरा हम स्टडी मटेरियल में ध्यान दें तो लगभग 100% में 10% हमारा ऐतिहासिक काल होता है, मतलब प्रागैतिहासिक काल होता है। फिर 20% हमारे हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड यानी आदि ऐतिहासिक काल होता है। 70% वेटेज इसका होता है, एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा इस पर और डिटेल से हम चर्चा करते हैं, ये इसमें इसको कहाँ से कब कैसे पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए आप ये मतलब अगर 70% में 100% इसको भी करके हम वेट करें तो ये मान लीजिए 80% इसका वेटेज होता है और 15% इसका वेटेज होता है, 5% इसका वेटेज होता है। यानी इस प्रकार भी हम डिवाइड करें। यानी यदि पूरे हिस्ट्री में हम मोस्टली यदि हम आधुनिक इतिहास से भी पढ़ लेना, यानी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना 1517 से 1947 तक, ये मान लीजिए कि हम कम से कम यदि 70% क्वेश्चंस हम कर सकते हैं हिस्ट्री में, यदि हम तो मतलब आधुनिक इतिहास को पढ़ लें, यानी मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लें। यानी मोस्टली डिपेंड इस पर होता है, तो इसको छोड़ेंगे नहीं, इसका भी अध्ययन करते हुए जल्द ही इस पर आएंगे। इस पर लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे, इस पर लगभग 2 से मतलब हम पूरी क्लास को 30 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। हमारे 30 दिन की क्लास लगेगी और 1 दिन की क्लास मान लीजिए 15 से 20 मिनट की क्लास रहा करेंगे। दोस्तों, जो प्राचीन इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था, प्राचीन इतिहास, फिर दूसरा था मध्यकालीन इतिहास यानी कि मिडिवल हिस्ट्री, और फिर तीसरा था आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन हम इसमें अभी जगह न होने के कारण मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल को छोड़ करके प्राचीन इतिहास काल में क्या क्या पढ़ेंगे उसकी चर्चा करेंगे। तो प्राचीन काल में हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। 16 महाजनपदों में आप जानेंगे कि एक मगध महाजनपद है। 16 महाजनपद में मैप वाइज पढ़ेंगे, तो हम एक नक्शा बना करके पढ़ेंगे, मतलब कौन सा भारत के अंदर था, 2 थे जो बाहर थे वो कौन से, दक्षिण भारत में कौन थे वो पढ़ेंगे। फिर मगध वंश के बारे में पढ़ेंगे। मगध वंश में हर्यक वंश के बारे में, जिसका काल 544 से लेकर के 412 तक था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अभी BC ही चल रहा है, जब AD होगा तो वो AD हम सातवाहन वंश में जो चेंज होता है वो हम आपको बता देंगे। AD अब यहाँ से AD स्टार्ट हो चुका है।
तो 544 से 412 ईस्वी तक, फिर से नाग वंश, इसका समय 412 से लेकर के 344 था। फिर नंद वंश, 344 से लेकर के 323, अभी ये भी बीसी चल रहा है। अब उसी के बीच विदेशी आक्रमण हम देखेंगे। ईरान का पहला आक्रमण पढ़ेंगे, फिर मकदूनिया का पढ़ेंगे, सिकंदर था उसका आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, फिर मौर्य वंश, जो मौर्य वंश 322 से लेकर के 185 तक, ये बहुत बड़ा वंश था। इसमें आप अशोक जैसे और मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट नेताओं राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर शुंग वंश, इसका टाइम पीरियड 185 से 73, फिर कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश। यहाँ से टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। 30 बीसी से लेकर के 250 एडी तक स्टार्ट होता है। फिर हम विदेशी आक्रमण, फिर 4 विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे। इसमें इंडो ग्रीक शक पहले होगा, कुषाण पढ़ेंगे, फिर गुप्त वंश, फिर दक्षिण भारत में चले जाएंगे। दक्षिण भारत में हम संगम काल पढ़ेंगे। संगम काल की में संगम काल की 3 समितियां पढ़ेंगे, जो 1000 से 1000 यानी 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी तक था। फिर उसमें चेर, चोल और पांड्य पढ़ेंगे। फिर उसमें वाकाटक वंश पढ़ेंगे, चालुक्य वंश पढ़ेंगे, चालुक्य वंश की 3 शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर पाल्य वंश, पाल्लव वंश पढ़ेंगे, फिर चोल वंश। जो चोल वंश देखिए, एक बार चोल वंश यहाँ पढ़ेंगे, फिर चोल वंश पढ़ेंगे, क्योंकि 9वीं सदी चोल वंश विद्रोह के कारण, युद्ध के कारण हार चुके होते हैं, फिर उठते हैं। कब? 9वीं शताब्दी में फिर उठते हैं। 250 ईसा पूर्व के बीच से फिर 9वीं शताब्दी में फिर उठते हैं। फिर राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, सेन वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, इन तीनों का आप देखेंगे कि ये त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर चंदेल वंश, फिर मैत्रक वंश, फिर कलचुरी वंश, फिर काकतीय वंश पढ़ेंगे, जो हमारे तेलंगाना साइड में मतलब राजवंश किए थे। फिर यादव वंश, फिर आप देखेंगे हुसैल वंश पढ़ेंगे। फिर काश्मीर का इतिहास यानी उत्तर भारत में चले जाएंगे, और फिर वर्मन वंश पढ़ेंगे। इन सब सभी का अध्ययन करेंगे, और इसी बीच हमारा मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट हो जाएगा, जब हमारा पहली अरब आक्रमण होगा। और अरब आक्रमण का पहला अरब आक्रमण जो 713 ईस्वी में होता है, उसी से हमारा हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे। इस मध्यकालीन इतिहास, इसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास की विस्तृत चर्चा हम करेंगे। मध्यकालीन इतिहास को हम 3 भागों को मतलब मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट होता है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से, जो 712 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया था। भारत पर मुस्लिम आक्रमण से पढ़ेंगे। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण 2 हुए थे, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, जो अरब आक्रमण था जो 712 ईस्वी में। फिर तुर्की आक्रमण जो 2 बार में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गौरी। मोहम्मद बिन कासिम जो 1000 ईस्वी में किया था, यानी कि 8 एडी में किया था, और मोहम्मद गौरी जो 1175 में किया था। मोहम्मद गौरी का जो अंतिम शासक था, मतलब जो एक सेनानायक था जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट की। मतलब दिल्ली सल्तनत वहां से स्टार्ट होती थी, और वहां से फिर गुलाम दिल्ली में सल्तनत की, दिल्ली में राजा की, इसको दिल्ली सल्तनत कहा गया। तो दिल्ली सल्तनत में पहला गुलाम वंश जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, इसमें जो 1206 से लेकर के 1290 तक शासन का गुलाम वंश का हुआ। फिर खिलजी वंश जो 1290 से 1320 तक, फिर तुगलक वंश जो 1320 से लेकर 1320 से लेकर के 1414 तक, और सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक, लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक। फिर मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लोधी वंश से समाप्त हो जाता है, और मुगल वंश में पहला शासक बाबर होता है। फिर जो 1226 से लेकर के 1530 तक हुमायूं पढ़ते हैं, जो 1530 से लेकर के 1526 तक। हुमायूं के बीच में शेरशाह सूरी आ जाता है, जो हुमायूं को 2 बार शासन करता है, मतलब हुमायूं को भगा देता है। फिर उसके बाद अकबर आता है। अकबर 1526 से लेकर के, शेरशाह सूरी मात्र 5 साल शासन किया, अगर ज्यादा शासन करते तो बहुत अच्छा शासन उसका था। फिर अकबर 1526 से लेकर 1605 तक, फिर जहांगीर 1605 से 1627, फिर शाहजहां 1627 से लेकर के 1657, फिर औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 तक हुआ। इस प्रकार हमारा इनका शासन होता था। अब इसके बाद हम उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे, जो हम आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम 1760 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जितने मुगल शासक आएंगे हम उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे, जो आधुनिक हिस्ट्री पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे, और हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे, जिसमें संगम वंश,
हम संजय संगम काल अलग पढ़े थे जो 100 ईस्वी से था और 250 ईस्वी तक था, वो अलग था, वो ये नहीं, ये संगम वंश है। संगम वंश में आप पढ़ेंगे हरियर और गुप्ता, तो जिसने मोहम्मद बिन एमबीटी में उन पर कब्जा करने का मतलब उनसे बोला गया था कि आप लोग मुस्लिम धर्म अपना लीजिए, वो चालाकी किए थे, अपना भी लिए थे और फिर मतलब विरोध भी कर दिए थे जब समय आया था। फिर तुलु वंश पढ़ेंगे, आर्युडु वंश पढ़ेंगे, सालू वंश पढ़ेंगे, इसमें तानाजी हम पढ़ेंगे। वो उसके बाद हम तानाजी वो नहीं, हम तानजी मतलब पढ़ेंगे भक्ति। उसके बाद बहमनी साम्राज्य और हम भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। ये हमारा दिल्ली सल्तनत मतलब ऐतिहासिक काल में हमारा मध्यकालीन इतिहास के बारे में इतना हम पढ़ेंगे। फिर आधुनिक इतिहास का मैं आपको ओरल व्यू बता दे रहा हूँ। आधुनिक इतिहास का हम क्या पढ़ेंगे, मतलब जो बचे हुए मुगल वंश के शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के बाद जब मराठा साम्राज्य का समाप्त होता है फिर अंग्रेजों आया, अंग्रेजों का आक्रमण होता है। अंग्रेजों का मतलब हमारा प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी युद्ध के बाद भी हम बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद हम उसके बाद जब वहां पर उनके जो मतलब नेता है वो राज किए, फिर उनके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट किए थे। फिर कांग्रेस पढ़ेंगे, फिर आंदोलन मतलब फिर हमारे देश के आंदोलन पढ़ेंगे, फिर 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। इस तरह करते करते हुए हम पूरा रिव्यू हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हम 30 दिन का टारगेट रखते हैं, 30 दिन के टारगेट में हम पूरी हिस्ट्री को समाप्त कर देंगे। और जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आशा करता हूं कि मेरे जो पढ़ाए गए क्वेश्चन में से मैं 100% मेरे क्वेश्चन नहीं आएंगे, 100% तो नहीं फंसेंगे। मैं आपसे देखो, मैं बोलने वाली बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 100% तो मैं नहीं फंसा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक ओवरव्यू पढ़ा रहा हूँ, डीपली नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं डीपली गया तो 30 दिन में क्लास समाप्त नहीं होने वाली है। तो इससे अच्छा ये है कि आप 90% तो फंस जाएंगे, लेकिन 10% जो ज्यादा डीपली क्वेश्चन चला गया तो वो नहीं फंस पाएगा। हम उसकी चर्चा तो कर लेंगे, लेकिन वो फंस भी सकता है और फंस भी नहीं सकता है। लेकिन 90% के चांसेस है कि 90% मेरे वीडियो से जरूर फंसेंगे। अगर ये तो सर आप बोलेंगे कि भैया आप 10% भी फंसाइए, तो 10% अगर हम 10% फंसाने के चक्कर में चले जाएंगे तो हमको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। और बहुत मैं देखता हूँ बहुत सारे वीडियो जो आती है इतना डीपली पढ़ा देते हैं कि स्टूडेंट उसको देख करके भी भाग जाता है। मैं भी पठन पाठन के कार्य में जुड़ा रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि इतना डीपली टीचर्स पढ़ा देते हैं कि स्टूडेंट भाग जाता है मात्र 2-3% फंसाने के लिए। चाहते हैं कि हमसे अब इतना पढ़ा देते हैं उससे बाहर एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता है, क्योंकि आप जब पूरा भी पढ़ा ही दिए, पूरा दे दिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उतना मैं पढ़ाऊं इसमें से 70 से 80%, मोस्टली 80% से 90% तक हमारे क्वेश्चन फंस जाए।